आज की क्लास में हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, कितने स्टेप्स में होती है उसको तो आइए देखते हैं वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो देखेंगे वो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर पढ़ेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। फिर अगला पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसको पढ़ेंगे। फिर इसमें आएगा हमारा गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट किस तरह से जो फीमेल गैमेट होता है वो जो है अपने फर्टिलाइजेशन के साइट पर आता है, और मेल गैमेट जो है किस तरह से वो जो है ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक आता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे स्पर्म अप्रोच, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, पेनेट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलिसुडा, फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, कॉर्टिकल रिएक्शन, मियोसिस सेकंड का कंप्लीटेशन इन ओवम एंड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, फिर जायगोट। इस तरह से आज के इस वीडियो इतनी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखते हैं आगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेन हमारा पॉइंट है, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसको हम निषेचन भी कहते हैं। ये क्या होती है देखते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुष युग्मक यानी मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट जो होता है ओवम, इन दोनों मिल करके एक डिप्लॉइड जायगोट को बनाते हैं, और ये डिप्लॉइड जायगोट जो है आगे चल करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसकी परिभाषा है एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूजुअली इन वाटर। ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर में होता है और वो पानी में होता है। हमारा बाह्य निषेचन, इसके फीचर्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज, जो पानी में जिस भी एनिमल्स का जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें बहुत सारे गैमेट्स बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है लेस प्रोटेक्टेड होता है और लेस सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि पानी में एक बार जो है गैमेट्स छोड़ दिए जाने के बाद उसके जो सक्सेस होने की चांसेस फर्टिलाइजेशन में उसको सक्सेस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर ये होता है एक्वाटिक एनिमल्स में होता है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देखिए हमारा एम्फीबियंस फ्रॉग में फिश, साल्मन एंड इकाइनोडर्मेट्स सी अर्चिन, इसमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल यानी कि आंतरिक फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा निषेचन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। जैसे कि मनुष्य में होता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है। रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, और मैमल्स में और डिफरेंट भी इन सब में होता है। तो वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। तो ज्यादातर बुक में जो है एम्पोलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दिया रहता है ओविडक्ट में, जबकि सामान्य स्थान वहाँ पे निषेचन होता है। जबकि अभी के टाइम पे जो बुक में दिया गया है वो है एम्पुलर रीजन में। एम्पुलर रीजन में जो है वाले भाग में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ये फैलोपियन ट्यूब का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ ये जो भाग होता है ट्यूब का वो थोड़ा सा फुला हुआ दिखाई देता है, तो ये वाले रीजन में जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देखते हैं फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यहाँ पे क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले बहुत सारे प्रोसेस होती है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स निर्माण होता है, जिसमें स्पर्म एंड ओवम आते हैं। जेनेसिस जो है मेल में होता है। इन टेस्टिस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यहाँ से जो है 4 स्पर्म बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन के पहले होती है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिना गैमेट के तो फर्टिलाइजेशन संभव ही नहीं है।
और oogenesis जो है ओवम में होती है। एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। जो है कैसे रिलीज होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला प्रोसेस तो गैमेटोजेनेसिस हो गया। फिर है उसके बाद गैमेट जो है कैसे रिलीज होते हैं। तो फीमेल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो गैमेट्स जो है कैसे रिलीज होते हैं, मेल से कैसे जो है मेल गैमेट रिलीज होता है और फीमेल से कैसे किस तरह से फीमेल गैमेट रिलीज होता है, इसको देखते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम जो है ओवम जो है ओव्यूलेशन के टाइम ओवम रिलीज होता है ओवरी से इनटू फैलोपियन ट्यूब में आता है। और इसी तरह मेल में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो जो है इजैकुलेशन के थ्रू जो है वेजाइना में रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से जो गैमेट्स होते हैं वो जो है ओव्यूलेशन और इजैकुलेशन के थ्रू जो है अपने मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट की तरफ आता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम्स जो है बहुत सारे जो प्रक्रियाएं होती है वो होती है। तो सबसे पहले जो देखते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, जो कि कीमोटैक्सिस के द्वारा होता है। इसका आगे जो है डायग्राम के थ्रू और देखते हैं क्या होता है। स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना। तो जो मेल गैमेट होता है वो कैसे जो है फीमेल ये देखो, और अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना। तो जो स्पर्म होता है वो किस तरह से जो है ओवम के पास जाता है, ये प्रोसेस देखने लायक होती है। यहाँ पे जो है इजैकुलेशन के टाइम जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है लगभग 200 से 300 जो स्पर्म होते हैं उनकी संख्या होती है। इतने सारे स्पर्म जो है वेजाइना में डिपॉजिट होता है। लेकिन अब इसका जो है यहाँ से लेकर के वो जो है फैलोपियन ट्यूब में किस तरह से जाता है, किस तरह से जब ओवम के पास पहुंचता है, ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एसिडिक नेचर होता है उसकी वजह से बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो केवल कितने पहुंचते हैं, 100 जो स्पर्म होते हैं, 100 या फिर 200 स्पर्म जो है यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। आधे स्पर्म इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्म इन वेजाइना, स्पर्म को जैसे ही वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है वो जो है या ये वाला हिस्सा सर्विक्स हो गया, सर्विक्स से वो यूट्रस की ओर जाता है और यूट्रस से आधे स्पर्म इधर जाएंगे, आधे स्पर्म इधर जाएंगे, दोनों तरफ जा सकते हैं। और स्पर्म जो है जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ जो है जिस फर्टिलाइजेशन साइट होता है वहां पर आता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे और देखते हैं बहुत सारे फिल्टरिंग ऑफ स्पर्म, बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो तो एसिडिक नेचर की वजह से बहुत सारे नष्ट हो गए। कुछ ही स्पर्म्स होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो कीमोटैक्सिस यहाँ पे होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कीमोटैक्सिस केमिकल सिग्नल सोन एज एरो फ्रॉम एग से जो है केमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिसको जो है ट्रैक करता हुआ जो स्पर्म होता है वो एग तक पहुंच पाता है। थर्मोटैक्सिस भी होता है, एग के चारों ओर जो है हीट का थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ से भी जो स्पर्म होते हैं वो एक की ओर चलने लगते हैं। और यह होती है जो कि जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के पास पहुँचता है तो उसके पहुँचने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस फर्टिलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें स्पर्म को एक की तरह अट्रैक्ट किया जाता है, केमिकल सिग्नल के जरिए इसको अट्रैक्ट किया जाता है। कौन से जो सेल्स होते हैं वो जो है केमिकल सिग्नल जनरेट करती है, उसमें आता है कोरोना रेडिएटर। एग के चारों ओर जो कोरोना रेडिएटर लेयर होते हैं वहाँ से भी सिग्नल्स मतलब केमिकल्स जनरेट होते हैं, प्लस क्यूमुलस ओफोरस के द्वारा भी एग के चारों ओर पाए जाने वाले लेयर है उसके द्वारा भी होता है। और ओवम भी रिलीज करता है उसको, जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है उसको कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं। अब स्पर्म के सरफेस के कीमो रिसेप्टर से बाइंड रिसेप्टर जो है वहाँ ओवम से जो सिग्नल जनरेट होता है वहाँ पर जाकर बाइंड करता है तो उसको सही डायरेक्शन गाइड मिलती है, वो अपने ओवम के पास पहुँच पाता है और इससे जो है उसमें हाइपर एक्टिवेशन भी ट्रिगर होता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन क्यूमुलस सेल से जो है प्रोजेस्टेरॉन केमिकल सिग्नल के जरिए जनरेट होता है जिसके थ्रू जो है स्पर्म जो है ओवम के पास पहुंचता है। सी अर्चिन में रिसेट पेप्टाइड, स्टारफिश में स्पेक्टर पेप्टाइड सिग्नल जनरेट होता है। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म
कीमोटैक्सिस होने के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है वो होती है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। फंक्शनल मैच्योरेशन आती है वो स्पर्म पे। तो कीमोटैक्सिस में हमने देखा कि जो स्पर्म होता है वो जो है ओवम के द्वारा जो सिग्नल जनरेट होता है केमिकल उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद अगली जो प्रोसेस होती है उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब इस्थमस में होती है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पे यूट्रस होता है और फैलोपियन ट्यूब में जो है कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है। और स्टार्ट जो है यूट्रस से स्टार्ट होते हैं कैपेसिटेशन की और कंप्लीट जो है फैलोपियन ट्यूब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। हेड की सरफेस पर जो ग्लाइड में मतलब कैपेसिटेशन के टाइम जो है कौन कौन से स्पर्म में चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा जो है स्पर्म जो है फंक्शनल मैच्योरेशन आता है वो देख लेते हैं। तो स्पर्म की जो हेड की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल रिच कोटिंग होती है उसको हटाई जाती है। सबसे पहले तो उसको हटाई जाती है मेम्ब्रेन जो है उसके चारों जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हटाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कम होने से अधिक फ्लूइड हो जाती है और जिससे जो एक्रोसोम रिएक्शन जो है संभव होता है। आयन परमेबिलिटी में भी चेंजेस होते हैं। कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन के इन्फ्लक्स से CMP का लेवल बढ़ता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इवेंट्स को एक्टिवेट करता है। तो बहुत सारे इतने सारे चेंजेस हैं जो कि कैपेसिटेशन के टाइम जो है स्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो कैपेसिटेशन में प्रोसेस होती है इसको हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। कैपेसिटेशन के बाद जो है स्पर्म एकदम तेजी से मूवमेंट करने लग जाता है। उसकी जो पूंछ होती है टेल होती है इतना ज्यादा मतलब तेजी से उसमें मूवमेंट होता है जिससे जो है फास्ट और वो जो है आगे बढ़ता है। जैसे जो कैपेसिटेशन हो गया उसको देख लिया हम। बहुत सारे उसमें चेंजेस हुए हैं। हम होता है वो जो है ओवम से फर्टिलाइज होने के लिए वो जो है उसमें आ जाती है क्षमता। बाइंडिंग टू जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा के जो रिसेप्टर होता है ZP3 वहाँ पे जो है स्पर्म जो है बाइंड करता है। तो सबसे पहले जोना पेलिसिडा मतलब ये रहा ओवम का डायग्राम। इसके अंदर जो है ये प्लाज्मा है, इसके चारों ओर ये वाली जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो ग्रैन्यूल्स है इसको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, फिर ये पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद है ये वाली लेयर जोना पेलिसिडा। तो जोना पेलिसिडा या ओवम की ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग होती है। जो जोना पेलिसिडा होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से कवर होती है। इसमें 3 मेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ZP1, ZP2 लिंकर प्रोटीन है स्पर्म बाइंडिंग और ZP3 जो है प्राइमरी स्पर्म रिसेप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ जो रिसेप्टर्स हैं वो जो है जोना पेलिसिडा के प्रोटीन्स ZP3 को बाइंड करते हैं। तो जोना पेलिसिडा में जो है ZP1, ZP2 और ZP3 जो है रिसेप्टर होते हैं। तो ZP3 जो रिसेप्टर होता है वहां पे स्पर्म आके बाइंड करता है। एक्रोसोम जो है स्पर्म के हेड में एक वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखा था जो सामने हेड वाले रीजन में सबसे टिप में जो है एक ऐसी संरचना देखने को मिली थी जहाँ पे इसको एक्रोसोम बोला जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। हाइलुरोनाइडेज जो है क्यूमुलस सेल्स के बीच जो है हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करता है। जितना अभी हमने पिछली वीडियो में एक का भी स्ट्रक्चर का डायग्राम देखा था तो वहाँ पे भी जो एक के चारों जो है कोरोना रेडिएटर की लेयर थी फॉलिकुलर सेल्स में वो जो है हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा जो है आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम जो इसको डिग्रेड करता है और एक्रोसिन एंजाइम जो है जोना पेलिसिडा को तोड़ता है। वहां से स्पर्म की एंट्री होती है ताकि वो स्पर्म जो है ओवम के अंदर जा सके। प्रोटीएज एंजाइम जो है जोना के प्रोटीन बॉन्ड को तोड़ता है क्योंकि जो जोना पेलिसिडा लेयर है वो जो है एक ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर है। तो उसके जो प्रोटीनस पार्ट होते हैं उसको जो प्रोटीएज एंजाइम तोड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम जो है कि जो है ओवम में जो है एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है
और उसके जो बाहर आउटर लेयर जितने भी कवरिंग होते हैं उसको तोड़ती है और अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए उसकी सहायता करती है। अब जो ना पेलिसिडा आप जो लेयर देखो स्पर्म में जो है एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, उसमें बहुत सारे एंजाइम थे। उन एंजाइम ने सारे जो जितने भी इसको वो करना था, जितने भी एंजाइम थे वो जो है अपना काम कर चुके हैं। अब जो स्पर्म है वो जोना पेलिसिडा लेयर तक आ गया, अब उसको पेनिट्रेट करता है। तो एंजाइम जो है जोना पेलिसिडा के स्पेसिफिक भाग को पतला और कमजोर बना देता है। वहां से एक्रोसन से जो एंजाइम रिलीज होता है वो जोना पेलिसिडा लेयर को तोड़ देता है। अब यही भाग जो है स्पर्म के अंदर जाने के लिए उसको रास्ता प्रदान करती है। स्पर्म एंड ओवम मेम्ब्रेन होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। स्पर्म का जो मेम्ब्रेन होता है और फिर ओवम का मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उसके फ्यूजन के लिए भी उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसे कोई भी स्पर्म है मतलब उसमें अगर वो रिसेप्टर है तो वो जाके ओवम से बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि तो स्पर्म होता है उसमें इजोमो-1 ये जो है स्पर्म का सरफेस प्रोटीन है जो एक से फ्यूजन के लिए जरूरी है। मतलब स्पर्म में इजोमो-1 रिसेप्टर पाया जाएगा, एक प्रोटीन है जो कि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और एक में रिसेप्टर होता है जुनो, ये ओवम के सरफेस पर होता है। तो इजिमो जो है जुनो पे आके जो है रिसेप्टर से बाइंड होता है, तब जाके जो है इन दोनों को फ्यूजन होता है। तो इस तरह से ये दो जो टर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना आप लोग। लेयर जैसे ही जोना पेलिसिडा लेयर को स्पर्म जो है स्पर्म के यहाँ एंट्री हो जाती है जोना पेलिसिडा लेयर को तोड़ने के बाद, तब वहाँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल यहाँ पे ग्रेन्यूल से वहां से जितने भी मतलब उसमें एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के नजदीक आता है इसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। जोना पेलिसिडा लेयर की हार्ड उसको कठोर किया जाता है, हार्ड बना दिया जाता है उसको। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो जोना पेलिसिडा लेयर को और ज्यादा हार्ड कर देते हैं ताकि कोई बाकी जो अन्य एंजाइम मतलब जो स्पर्म है वो और एक को फर्टिलाइज ना कर पाए, केवल एक स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइजेशन करे। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं। उसमें है प्रोटीएज, वो जो है जो ना पेलिसिडा जेपी प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। पेरोक्सीडेजेज जो ना पेलिसिडा को टफ बनाते हैं, इसके चारों ओर के आवरण को इतना ज्यादा हार्ड बना देते हैं कि उसमें एक स्पर्म के अलावा अन्य दूसरा कोई स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर पाता है। वो होता है तो कॉर्टिकल रिएक्शन एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जो पहले स्पर्म के अंडाणु में प्रवेश करने के तुरंत बाद होती है। जैसे ही कोई एक फर्स्ट स्पर्म होगा वो ओवम के अंदर एंटर करेगा तो उसके बाद जो है ये ना पेलिसिडा लेयर को बहुत ही ज्यादा कठोर बना देती है और बाकी जो स्पर्म होते हैं उसकी एंट्री को रोक लगा देती है। अनेक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकना कहते हैं। पॉलिस्पर्म से बचाता है। केवल एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन हो और संतान में सही मात्रा में क्रोमोसोम रहे। ऑफ ओवम, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस सेकंड। तो ओजेनेसिस के दौरान हमने देखा था जो ओवरी होते हैं वहां से जो है ओवम रिलीज होता है, ऐसा हमने बोला था, जबकि वहां से ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो कि मियोसिस सेकंड फेज के मेटाफेज सेकंड में वो वहां पे अरेस्ट रहते हैं। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस कंप्लीट होने के लिए उसमें जो है फर्टिलाइजेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे ही फर्टिलाइज होता है तब जो मियोसिस सेकंड होता है वो कंप्लीट होता है। तो एक्टिवेशन के टाइम जो है ओवम में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के लिए कौन कौन से कार्य होते हैं उसको देखते हैं। तो इंटरसेल्युलर कैल्शियम होता है उसका जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और वहाँ पे जो है मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते हैं। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte ओवम में चेंज हो जाता है। अब सिनगैमी एक ऐसी प्रोसेस होती है। सिनगैमी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग या फिर ओवम के हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे स्पर्म के जो न्यूक्लियस होगा और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और
जायगोट का निर्माण करते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन हो गया वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम थे दोनों में अब मिल करके डिप्लॉइड जायगोट में परिवर्तित हो जाते हैं।